नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम यहाँ पे मौलिक अधिकारों से संबंधित ही चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हमने जो लास्ट क्लास में यहाँ पे बात करी थी मौलिक अधिकार, जिन्हें मूल अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित चर्चा करी थी। पहला मौलिक अधिकार समता का या समानता का अधिकार, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे जो आज मौलिक अधिकार होने वाले हैं, 3 मौलिक अधिकार हम यहाँ पे नए देखेंगे, जिनमें एक मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और जो लास्ट मौलिक अधिकार आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है, 4th फंडामेंटल राइट्स है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब इसके अंतर्गत मिलता है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच उल्लेख मिलता है। धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य होता है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता, अर्थात धर्म से संबंधित इसमें जो भी उपबंध होंगे यह धर्म से संबंधित होंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह बताया गया है कि हमारा जो देश है भारत देश एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका शाब्दिक अर्थ यह है कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। देयर विल बी नो नेशनल रिलीजियंस इन इंडिया, अर्थात हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, बल्कि हमारा देश जो है वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। यहाँ पे सभी धर्म के लोग निवास कर सकते हैं और सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म से संबंधित पूर्ण रूप से भारत में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से हमारा जो अनुच्छेद 25 मिलता है धर्म को मानने या प्रचार की स्वतंत्रता। तो दोस्तों हम भारत में निवास करते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, अर्थात हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम उस धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सकते हैं। अर्थात हमें धार्मिक प्रचार के लिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता है और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ों में हमारे यहाँ कोई भी ज़्यादा कानून रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें हमारे संविधान ने भारत में प्रदान कर रखी है। दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे हम किसी विद्यालय में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी हथियार ले जाना प्रतिबंधित होता है, या हम किसी बैंक में जाते हैं वहाँ कोई भी हथियार ले जाना प्रतिबंधित होता है। लेकिन सिख धर्म के जो लोग होते हैं, सिख जो संप्रदाय है हमारे यहाँ, इनको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह 5 चीजें धारण करते हैं: कड़ा, कंगा, केस, कच्छ और कृपाण। तो इसमें से अगर कोई सिख धर्म के लोग हैं वो कृपाण अर्थात वह भी हथियार के अंतर्गत आता है, वह हथियार डाल के कहीं स्कूल में जा सकते हैं, अर्थात वो उनके धर्म में वैसी चीजें जुड़ी हुई हैं तो उनको कोई मना नहीं कर सकता है। वह बैंक में जा सकते हैं, कहीं भी वह जा सकते हैं। और जैसे वह पग धारण करते हैं, अर्थात पग धारण करते हैं तो पग के बाहर हेलमेट तो आ नहीं सकता है, अर्थात अगर सिख वर्ग का कोई व्यक्ति है उसने पग धारण किया हुआ है और वह हेलमेट को नहीं पहन रहा है तो कानून उसमें उससे संबंधित कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं देख रहा था किसी पेपर में कि सिख वर्ग के लोग कृपाण धारण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 25, जो उन्हें उनके धर्म ने स्वतंत्रता प्रदान की है, यह कहलाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो 26 अनुच्छेद है दोस्तों, यह है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। यह है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इस प्रकार से हम हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, कोई किसी अदर धर्म से संबंध रखता है, अर्थात हम अपने धर्म से जुड़े हुए किन्हीं भी धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं। हम अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्य का कोई भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम उसमें धन एकत्रित कर सकते हैं, हम कोई चैरिटी बना सकते हैं, चैरिटी के माध्यम से कोई हमें दान दे सकता है। तो अर्थात इसमें हम ये सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत, आर्टिकल 26 के तहत कर सकते हैं और इसमें हमें कानून किसी भी प्रकार से नहीं रोक लगा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 27 में यह कहा गया है कि जैसे राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जो किसी पर्टिकुलर धर्म पर उस कर का पैसा खर्च किया जा रहा है। अर्थात
जैसे कोई व्यक्ति किसी धर्म से संबंध रखता है, अर्थात उस धर्म से संबंधित कोई कार्य चल रहा है, जैसे वहां पे कोई चंदा, डोनेशन या किसी प्रकार से कोई राशि दी जाती है, वो अपनी स्वेच्छा से कोई व्यक्ति दे सकता है। हम किसी दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को जबरन वहां पे यह नहीं कह सकते हैं कि आप भी हमें इससे संबंधित क्या दीजिए, चंदा दीजिए, और अगर आप चंदा नहीं देंगे तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। ऐसा कहीं से कहीं तक हमारे देश में नहीं कहा गया है। तो इस प्रकार से यहां पे दोस्तों ये अनुच्छेद 27 है। तो इसमें नेक्स्ट जो हम देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 है शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा। तो दोस्तों ऐसा होता है ना, सरकार द्वारा आयोजित जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, सरकार द्वारा आयोजित जो भी शिक्षण संस्थान होते हैं, उसमें किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर उस धर्म में, उस स्कूल में किसी धर्म से संबंधित कोई शिक्षा दी जाती है, अर्थात कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है, हम उसको वहां पे ब्लात सुनने के लिए, अर्थात जबरन सुनने के लिए वहां पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगर वह व्यक्ति चाहे तो उस सभा से उठकर, या वह व्यक्ति चाहे तो वहां पे जो किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित चीजें चल रही हैं उसका बाइकआउट करके, बाइकआउट नहीं बल्कि वहां से उठ सकता है और उठ के जा सकता है, अर्थात उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि एनी हाउ आपने ये सारी चीजें सुननी है किसी भी कंडीशन में करके। तो यहां पे तो हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है दोस्तों, 5वां फंडामेंटल राइट्स है, यह है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट्स ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत मिलता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इसमें जो शिक्षा, यह अधिकार, यह जो मौलिक अधिकार है, यह इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों से संबंधित भी व्यवस्थाएं की गई हैं। अल्पसंख्यक होता है और एक बहुसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक को हम कहते हैं माइनॉरिटीज, अर्थात ऐसे कोई लोग जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। अभी हमारे देश में 6 समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम हैं, मुस्लिम को भी अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध लोग। तो यह 6 संप्रदाय के लोग हैं दोस्तों जिन्हें हमारे यहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश में 6 समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। तो इसमें से मौलिक अधिकारों में से प्रश्न ऐसा ही पूछता है कि भारतीय संविधान का वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित है, यह होगा कौन? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो इसमें 29 और 30 को रखा गया है। तो इसमें चर्चा करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 29 है, इसमें कहा गया है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग के हित होते हैं राइट्स, हित होते हैं राइट्स, अर्थात हमारे देश में जो कोई लोग अल्पसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक लोगों को किसी शैक्षणिक संस्थान में या किसी सार्वजनिक संस्थान में यहाँ पे प्रवेश देने से नहीं रोक सकते हैं कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप दूसरी भाषा के हैं, आप दूसरी लिपि के हैं, आप दूसरी संस्कृति के हैं। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको भी अपना हित यहाँ पे सुरक्षित रखने का पूर्ण रूप से अधिकार माना गया है, अधिकार बताया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। शिक्षा, इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 30 के तहत कोई भी अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं वह अपनी शिक्षा से संबंधित, अपनी भाषा से संबंधित, अपनी लिपि से संबंधित, अपनी भाषा से संबंधित कोई भी अपनी शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, वह अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। सरकार उन्हें इस प्रकार का अगर कोई शैक्षणिक संस्थान खोलती है, वह सरकार के सम्मुख अनुदान के लिए यहाँ पे गुहार लगाते हैं, तो सरकार उन्हें अनुदान देने से कतई पीछे नहीं हटेगी। यह उनका राइट्स है। तो सरकार उन्हें किसी न किसी रूप से यहाँ पे, किसी प्रकार से यहाँ पे इनको, इनके हितों का जो संरक्षण है उसको रखने का पूरा मौका देगी और सरकार इन्हें पूर्ण रूप से यहाँ पे सहायता प्रदान करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो छठा मौलिक अधिकार है, छठा फंडामेंटल राइट्स है, इसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत दोस्तों आर्टिकल 32 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, इसको भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि इसमें कुछ
ऐसी रीटें हैं जो भारतीय नागरिकों को के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बनाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे देश में यहाँ पे जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 ये जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया है। इसको पूछा जाता है। और दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसको भी भारतीय संविधान की प्रायः आत्मा कहा जाता है। अब आप क्वेश्चन जब आएगा तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। भीमराव अंबेडकर कहेंगे आत्मा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा। अगर आत्मा प्रस्तावना के लिए आया होगा शब्द, तो उसमें प्रस्तावना के साथ हम जाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और इसके तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करने का अधिकार है। रीट जारी करने का अधिकार है। यह पूछा गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो इसके तहत दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। इन 5 प्रकार की रीटों में पहली रीट जो है यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेक्षण, पांचवी है अधिकार परीक्षा, मैंडिमोडस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अब हम ये 5 रीटें हैं, इनको याद करने का मैं एक आसान सा तरीका बताऊंगा। अगर हम इसके नामों पर ज्यादा से ज्यादा जोर देते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट है, इससे तात्पर्य लग रहा है बंदी। बंदी बनाया किसको जाता है? किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी व्यक्ति को, जब किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को यह लगता है कि उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, उसको गलत तरीके से या मनमाने ढंग से बंदी बनाया गया है, तो यहां पे वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक रीट दायर करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिस व्यक्ति ने उसको अरेस्ट किया है वो उससे संबंधित फाइल उसके सम्मुख मंगाएगा और 24 घंटे के अंतर्गत अर्थात अति शीघ्र उस बंदी बनाए गए व्यक्ति से संबंधित यहाँ पे मामले को देखा जाएगा। अगर वह व्यक्ति इनोसेंट है उसको छोड़ा जाएगा। अगर उसने रियली कोई कृत्य किया हुआ है, सचमुच में कोई कृत्य किया है, तो वह सजा का भागीदार रहेगा। तो इसके अंतर्गत दोस्तों दूसरी जो रीड आती है परमादेश, इसको बोला जाता है मैंडिमोडस। परमादेश अर्थात परमादेश में कहीं ना कहीं क्या लगा हुआ है? आदेश। परमादेश कहीं ना कहीं आदेश। अब यह जो परमादेश की रीट है दोस्तों, यह उस व्यक्ति के खिलाफ दायर होती है जो किसी लोक नियोजन के पद पर बैठा है, किसी सरकारी पद पर बैठा है, अर्थात वह अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके खिलाफ इसकी रीट पड़ती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको यह आदेश देता है कि आप अपना कार्य सही ढंग से कीजिए, अन्यथा हम आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या हम आपको बर्खास्त भी कर सकते हैं करके। नेक्स्ट रीट है जिसका नाम है प्रतिषेध। नेक्स्ट रीट है जिसका नाम है तीसरी रीट प्रतिषेध। प्रतिषेध में यह होता है दोस्तों कि कोई सीनियर न्यायालय, कोई बड़ा, प्रतिषेध में प्रायः दोस्तों यह होता है कोई ऊपर का न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लगा सकता है। हाई कोर्ट अपने नीचे वाले न्यायालयों में प्रतिषेध की रीट को जारी, प्रतिषेध की रीट के माध्यम से यह कहते हैं कि आप जिस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं, प्रतिषेध आप जिस मामले में कार्यवाही कर रहे हैं इस मामले में कार्य न करें, यह मामला क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जब कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हैं तो उनके खिलाफ लगती है यह प्रतिषेध की रीट। नेक्स्ट है दोस्तों उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण से तात्पर्य है दोस्तों, उत्प्रेक्षण की जो रीट होती है ना, उत्प्रेक्षण की रीट, यह रीट भी प्रायः बड़े न्यायालय, छोटे न्यायालय, अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर लगाते हैं, जिसके माध्यम से यह कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई मुकदमे, कोई मामले लंबित पड़े हैं तो आप उन मुकदमों या मामलों को अति शीघ्र हमारे पास भेजिए ताकि हम उसमें अति जल्दी से जल्दी उससे संबंधित भी यहाँ पे न्याय कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो लास्ट रीट पड़ती है जिसका नाम है अधिकार परीक्षा, और अधिकार परीक्षा को यहाँ पे बोला जाता है को वारंटो। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा नाम शब्द में अगर हम जाएंगे, अधिकार, यह भी रीट होती है ना दोस्तों, यह
किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाई जाती है जो कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है, जो कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है, अर्थात वह किसी पद पर बैठा हुआ है और गलत तरीके से बैठा हुआ है, अर्थात उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा की रीट यहां पर दायर होती है। अधिकार परीक्षा की रीट के माध्यम से कोर्ट उस व्यक्ति से प्रायः यही पूछते हैं कि आप किस अधिकार से इस सीट पर बैठे हैं, आप हमें उससे संबंधित पूर्ण जानकारी दें, पूर्ण ब्यौरा दें। अगर वह व्यक्ति यहाँ पे ब्यौरा देने में या अपनी जानकारी देने में समर्थ रहता है, वह बराबर काम करेगा। अगर वह व्यक्ति किसी गलत तरीके से उस पद पर बैठे हैं तो उन्होंने अपना पद यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत 5 रिटें दायर होती हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत यहाँ पे रीट दायर करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 33 है, आर्टिकल 33 दोस्तों यह मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है, ऐसे कोई लोग जो सेना में कार्य करते हैं, ऐसे कोई लोग जो सशस्त्र सेना में काम करते हैं, ऐसे ही लोग जो भारत की खुफिया एजेंसियों में काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना, सेना के अपने अलग से रूल रेगुलेशन होते हैं, जहां पे हो सकता है इन व्यक्तियों के जो यहाँ काम कर रहे हैं सेना में या खुफिया एजेंसियों में या पैरामिलिट्री फोर्स में, उनके कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो वो यह नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मुझे एनी हाउ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेना के द्वारा अनुच्छेद 33 में अपने नागरिकों के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए कानून बनाए गए हैं। तो इसके तहत दोस्तों जो अनुच्छेद 34 आता है, अनुच्छेद 34 यहाँ पे प्रायः सैन्य कानून से संबंधित है। सैन्य कानून जिसको हम कहते हैं मार्शल लॉ, मार्शल लॉ दोस्तों प्रायः सेना द्वारा जारी किया गया लॉ होता है। जब किन्हीं क्षेत्रों में या देश के किन्हीं राज्यों में कोई अराजकता उत्पन्न होती है तो वहां पे सेना का कानून लगाया जाता है, तो उस कानून के माध्यम से सेना कार्य करती है। हो सकता है वहां पे किन्हीं व्यक्तियों के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो यह पूरा मार्शल लॉ के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 34। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में यह कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून अगर संसद चाहे तो दोस्तों संसद को यहाँ पे कानून होता है। अनुच्छेद 35 में हम साधारण रूप से यह कह सकते हैं कि संसद को यहाँ पे प्रायः मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 35 में दिया गया है। तो दोस्तों यह था हमारा मौलिक अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 देखा था, जिसको भारतीय संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 सेना या पैरामिलिट्री फोर्स या खुफिया एजेंसियों से संबंधित था। अनुच्छेद 34 यह मार्शल लॉ सैन्य कानून से संबंधित था और अनुच्छेद 35 यह संसद को यहाँ पे यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित वह कानून बना सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह तो थे हमारे मौलिक अधिकार, और मेरा अपना यह मानना है अगर हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए मौलिक अधिकार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे राज्यों के पेपरों में, या हम एसएससी का पेपर देते हैं या हम केंद्र के पेपर देते हैं, सभी पेपरों में इससे क्वेश्चन रहते हैं। और अगर हम कोई पेपर नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट हमें हमारे संविधान, हमारे कानून और हमें हमारे मौलिक अधिकार अर्थात हमारे फंडामेंटल राइट्स की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, जो हमें कहीं ना कहीं किन्हीं क्षेत्रों में जरूरी हमारे लिए आवश्यकीय होगी। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का टॉपिक। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।